Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मान लो आपने एक बकेट लिया और बकेट छोटा सा बकेट लिया क्यूट सा और उसको बड़े से टब में या टैंक में आपने जब डाला तो जब तक वो उस टैंक में पानी के अंदर है आपका बकेट तब तक बहुत लाइट फील होता है, आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होता है। पर जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो ऐसे पूरा जोर लगता है आपका। समझ रहे हो? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। एक छोटा सा बकेट लो और उस बकेट को एक आपके घर में टैंकी वगैरह होगी, पानी का टैंक होता है, उसमें आप डालो तो अंदर जब आप उसको मूव कर रहे हो तो बहुत इजीली आप मूव करोगे, बहुत हल्का सा फील करेगा। जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे एकदम से आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये क्या होता है? एक जादू होता है? नहीं, जादू नहीं होता बेटा, इसके पीछे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक आयरन की नेल होती है, कील होती है, जो उसको अगर मैं पानी में ऐसे डालता हूं तो वो सिंक कर जाती है, छोटी सी नेल है। पर अगर मैं बड़ी सी कॉर्क की बॉल डालूंगा तो वो फ्लोट करती है। ऐसा क्यों? वो तो बड़ी है, उसको तो सिंक कर जाना चाहिए, और नेल तो छोटी सी है, उसको फ्लोट करना चाहिए। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं। समझ में आई बात? अब एक बात ध्यान से समझ लो आप कि जब भी किसी लिक्विड में या स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी फ्लूइड में क्या होता है आपका? लिक्विड आता है और गैस आता है। जब भी किसी फ्लूइड में मैं किसी बॉडी को अंदर इमर्स करता हूं, जब भी किसी फ्लूइड में, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स फील करता है। ऑब्जेक्ट फील करेगा फोर्स, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होगी ऊपर की तरफ। फिर से समझ लो, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उसको मैंने एक फ्लूइड में डाला। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये फील करेगा एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स अब इस ब्लॉक या बॉक्स या जो भी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स कौन सी लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑलरेडी एक फोर्स इसके ऊपर कौन सी लग रही है? इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो जब इस फ्लूइड में मैंने इस बॉक्स को, ब्लॉक को, ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो। कौन कौन सी? एक लग रहा है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक लग रही है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लो वेट है इसका 100 न्यूटन, जो कि इसको उठाने पर हमें फील होता है एक्चुअली जब मैं इसको उठाता हूं। पर जब मैंने इसको लिक्विड में डाला या फ्लूइड में डाला तो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगी 40 न्यूटन की। तो नीचे को 100 है फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जो लग रही है, 40 नीचे से ऊपर को लग रही है, तो इनको मैं माइनस करूंगा तो बची कितनी? 60 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि 100 नीचे लग रही है, 40 ऊपर लग रही है, तो 100 में से 40 इसका 40 इसका कैंसिल हो गया, बचा इसका 60 डाउनवर्ड। तो जो चीज एक्चुअली में 100 का मुझे फील करवा रही थी पहले, पानी में या लिक्विड में या फ्लूइड में डालने पर वो मुझे कितना फील करवाती है? 60 न्यूटन का। तो इसीलिए मुझे हल्की लगी। अब क्या होता है बेटा कि आप जब इन सारी चीजों को पढ़ रहे हो तो हम नॉर्मली लिक्विड का केस लेकर चलते हैं, लिक्विड का, क्योंकि गैस जो है वो इतनी अपवर्ड फोर्स लगा नहीं पाती। बस इतनी बात समझ लो। हम जो अपना एनालिसिस करते हैं नॉर्मली आपके लेवल पे या क्लास 11th में अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां पर भी ये सेम चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। तो हम हमेशा जब किसी चीज को समझते हैं या समझाते हैं तो हम ये बोलते हैं हमेशा कि मैंने एक बकेट लिया, एक वेसल लिया, उसमें मैंने लिक्विड डाल दिया। हम कभी ये नहीं बोलते कि गैस डाली है, क्योंकि गैस अपवर्ड फोर्स तो लगाती है पर इतनी नहीं लगाती, लिक्विड बहुत ज्यादा लगाता है। तो हमें समझने में कॉन्सेप्ट को आसानी हो जाती है इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ लिक्विड। तो इसीलिए अब जब भी मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इसको मैं अपने जो एरिया ऑफ डिस्कशन है इसको मैं थोड़ा नैरो कर देता हूं, और मैं अब ये बोलता हूं कि मैंने एक वेसल लिया, एक
बकेट लिया, उसमें मैंने एक लिक्विड डाला, उस लिक्विड को डालने के बाद फिर मैंने उसमें एक ऑब्जेक्ट डाला, उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट जो था वो 100 न्यूटन का था, और जब मैंने उसको इसके अंदर डाल दिया तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई 40 न्यूटन की अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका नेट वेट है वो सिर्फ 60 का रह गया। तो जब मैं अंदर इसको घुमा रहा हूं तो मुझे सिर्फ 60 की फोर्स फील हो रही है जो कि डाउनवर्ड लग रही है। पर जैसे ही मैं उसको बाहर निकालता हूं, जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला यहां पे, तो लिक्विड की वजह से लगने वाली अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली फिर से मुझे ये कितना फील होना स्टार्ट हो जाएगा, 100 का। तो लिक्विड के अंदर मुझे 60 फील हो रहा था, लिक्विड के बाहर मुझे 100 फील हो रहा था। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिना, वो वाला कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से एक बॉडी अपना वेट लूज कर जाती है जब आप उसको किसी लिक्विड में डालते हो, या आप इसको ऐसे बोल लो, जब भी किसी बॉडी को आप किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हो तो वो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और इस फिनोमिना को बोला जाता है बायंसी। क्या बोला जाता है इस फिनोमिना को, इसको बोला जाता है बायंसी। और लगने वाली फोर्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायंट फोर्स। तो प्रोसेस को तो बोला हमने बायंसी, लगने वाली फोर्स को हमने बोला बायंट फोर्स। तो सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी मैं किसी बॉक्स को या ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में रखता हूं तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको मैं अब क्या नाम दे चुका हूं, बायंट फोर्स। तो सर जब लिक्विड में रखा था तब तो उसने लगाई 40 की, तो आप बोल रहे हो जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाल लिया तो बाहर निकालने पे फिर से मुझे 100 फील हुआ। पर सर बाहर तो एयर है, एयर का मतलब बाहर गैस है, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगी, ये भी अपवर्ड फोर्स। गैस भी तो कुछ ना कुछ अपवर्ड फोर्स लगाएगी जब आप उसको बाहर एयर में ले आओगे। एयर इज गैस ओनली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। पर वो जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि वो 100 के बिल्कुल आसपास ही रहती है आपकी वैल्यू। तो अपना एनालिसिस इजी करने के लिए हमें मान के चलते हैं कि बाहर निकालने पर भी कितनी हो गई वो 100, क्योंकि बाइंड फोर्स ज्यादा कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड को ही डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग में जाओगे वहां पे गैसेस वगैरह का आपका आएगा। फिर से आपको मैं अब ये समझाता हूं, जो मैंने एग्जांपल आपके सामने अभी इतनी देर से समझा रहा था, मैं फिर से इसको एक सिंपल वे में, सरल वे में मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने आपको बोला कि मैंने एक बकेट लिया, उसमें मैंने लिक्विड डाला, उसमें फिर मैं बाहर से एक ऑब्जेक्ट लेके आया, उसको मैंने यहाँ पे डाला, और ये ऑब्जेक्ट जब बाहर रखा हुआ था मैंने, तो इसका जो वेट एक्ट कर रहा था नीचे को, दैट वाज 100 न्यूटन। पर जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस पानी में डाला तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक फोर्स लगनी स्टार्ट हुई नीचे से ऊपर, अपवर्ड, और मैंने मान लिया कि मान लो वो 40 न्यूटन है, और इसका वेट नीचे को तो ऑलरेडी 100 न्यूटन तो है ही है, जो ट्रू वेट है इसका। तो अब होगा क्या, इस 100 के साथ कॉम्पीट करने कौन आ गया, 40। तो ऊपर से नीचे लग रहा है 100, नीचे से ऊपर लग रहा है 40। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, इसको 100 को मैं ऐसे लिख देता हूं 40 और 60, और नीचे से लग रहा है 40। तो ये तो हो गए बैलेंस, 40 और 40, बचा कौन पीछे, 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन कहां लग रहा है आपका, डाउनवर्ड में, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट हल्का लगेगा लिक्विड के अंदर। और जिस फिनोमिना की वजह से मुझे ये हल्का महसूस हो रहा है उस लिक्विड के अंदर, उस फिनोमिना को बोलते हैं बायंसी, और फोर्स को बोलते हैं बायंट फोर्स। तो क्या दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी लिक्विड में डालूंगा तो उसके ऊपर बायंट फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सरल वे में और करता हूं मैं इसको। जब आप बॉक्स को या ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर लेकर आए तो इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को साइड में कर दिया, तभी तो इसके यहां पे रहने की जगह बनेगी। आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर से अंदर लेकर आए तो अंदर आते ही इसने लिक्विड को साइड में कर दिया। इसने लिक्विड को बोला चलो साइड में हो जाओ, मैं आ गया हूं। पर लिक्विड को यह बात पसंद नहीं आई। लिक्विड बोलता है ऐसे कैसे आ गया हूं, आप तो जाओ बाहर।
अब लिक्विड अगर इसको बाहर भेजना चाहता है तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, और अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी बाहरी चीज को लिक्विड में लाने पर लिक्विड को वो पसंद नहीं आता, तो लिक्विड उसको बाहर भेजने की कोशिश करता है, और वो कोशिश वो कैसी करेगा? ऊपर को फोर्स लगाएगा, चलो बाहर चलो। सो दैट इज योर बायंट फोर्स, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायंसी। दैट मीन्स हर ऑब्जेक्ट जिसको आपने लिक्विड में डाला उसके ऊपर क्या लगती है? एक बायंट फोर्स लगती है। ये आया समझ में आपको? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है? अब ध्यान से समझ जाना मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरे पास पड़ा है एक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं उसको, मजा आएगा। ऐसे ये पड़ा हुआ मेरे पास एक, यू कैन से, चलो लिक्विड में अब इसको वाटर मान लेते हैं। वाटर पड़ा हुआ मेरे पास। एक मैं प्लास्टिक की बॉल लेके आया है, मेरे पास प्लास्टिक की बॉल पड़ी थी, अभी तो ऑब्जेक्ट ही हुआ है। एक प्लास्टिक की बॉल को मैं लेकर आया, ये मैंने इसको उठाया 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 उठाया, और जैसे देखो ऐसे, ये मैंने इसको ऐसे पिक किया 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 किया, और यहां पर लाने के बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं, हाथ में अभी पकड़ के ही रखा है। फिर मैं इसको नीचे ले गया 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 ले गया, यहां तक ले गया। ये देखो मैं इस बॉल को यहां तक ले आया। कैसे लेके आया? खुद बाहर से ऐसे फोर्स लगा के ला रहा हूं 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 यहां पे। अब जब तक मैंने इसको नहीं पकड़ के रखा था तब तक नीचे इसका क्या एक्ट कर रहा था? वेट एक्ट कर रहा था। अब जब मैंने इसको ऐसे उठाया और फिर मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं, तो मैं अपनी तरफ से भी एक फोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नल, इसको नीचे ले जाने के लिए। वेट तो लग ही रहा है इसका, पर मैं भी नीचे को इसको पुश कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पे इसको ऐसे उठा के जब मैं लाया 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 यहां पे मैंने इसको अब छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा, मैंने देखा ये भागी ऊपर को, ऐसे ये भागी भागी भागी, और यहां पर कहीं पे आके वो स्टेबल हो गई, तैरने लग गई प्लास्टिक की बॉल। समझ में आया? ये मैंने इसको ऐसे पिक किया 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 किया, जबरदस्ती इसको मैं फोर्स लगा के यहां तक ले गया, और यहां तक पहुंचते ही मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, और ये गई ऊपर को एकदम। दैट मीन्स इसने ऐसा शो किया कि इसको नीचे से कोई ऊपर पुश कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, छोड़ने पर इसने कैसा बिहेवियर शो किया मुझे, ये भागना स्टार्ट कर दिया इसने ऊपर को। और जब इसने ऊपर को भागना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स मुझे ये साफ पता लग गया कि इसके ऊपर तो यार एक फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में। क्या मतलब हुआ उसका? कि जब मैंने इसको यहां पे लाके छोड़ दिया है तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक लग रहा है इसके ऊपर नीचे को वेट, और ऊपर को लग रहा है इसके ऊपर बाइंड फोर्स। क्या क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है नीचे इसके ऊपर वेट, और ऊपर को लग रहा है बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स तो लगता ही लगता है जब आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हो। सो दैट मीन्स जब मैंने इसको यहां पे लाकर छोड़ दिया तो उस केस में बाइंड फोर्स जो है वो वेट से ज्यादा है, इसीलिए वो इसको ऊपर तक ले जाएगी ले जाएगी ले जाएगी, और वहां पर जाके ये बॉल रुक जाएगी जब बाइंड फोर्स और वेट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? नाउ व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट कि मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स अपने हाथों से लगाई थी उसकी वजह से मैं इसको नीचे ले जा पाया। सो दैट मीन्स जब मैंने अपने हाथ से नीचे फोर्स लगा रखी थी, उसने इस बाइंड फोर्स को बैलेंस करके रखा हुआ था, पर जैसे ही मैंने उसको हाथ को हटाया तो मेरी लगाई हुई फोर्स भी हट गई, और उस टाइम फिर ये बाइंड फोर्स ज्यादा ताकतवर हो गई। और जब ये बाइंड फोर्स ज्यादा ताकतवर हो गई वेट से, तो इसने उसको ऊपर ले जाना स्टार्ट किया, और वहां तक लेकर गई जहां तक ऐसा ना हो जाए जैसे ही ये हुआ वहां पे उसने फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। यह है समझ में आपको? तो जब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मेरी बाइंड फोर्स जो है वो वेट से बड़ी है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको बोलता हूं ये 200 है,
और मेरा वेट जो है वो 120 न्यूटन है, तो बाइंड फोर्स वेट से कितना ज्यादा बड़ी है, 80 न्यूटन। तो कहने का मतलब है जब मैं इसको अपने हाथ से उठा के ऐसे लेकर आया था और मैं यहां तक उसको ले आया था, तो मेरा जो हाथ था उसने कम से कम कितनी फोर्स लगा के रखी हुई थी, 80 न्यूटन की, तभी तो यहां पे स्टिल था। और जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया, मतलब मैंने ये 80 न्यूटन हटा दिया, और उसी टाइम पे ये 200 हो गया और ये 120 हो गया, तो उसमें 200 जीत गया और वो ऊपर आ गई। तो अब पूरी कहानी का सार क्या है, जब भी ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी बॉडी में, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हो, डाल देते हो, तो वो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, लगाएगा ही लगाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। अब ये थ्रस्ट क्यों बोला सर? थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स, अप थ्रस्ट, या इसको हम बायंट फोर्स भी बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायंसी। तो बायंसी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी लिक्विड में डालते हो, देन दैट लिक्विड विल अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स और अप थ्रस्ट विच इज कॉल्ड एज द बाइंड फोर्स। और टेंडेंसी क्या होती है उस अपवर्ड फोर्स की? टू कीप दैट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दैट लिक्विड। मैंने आपको कहानी सुनाई है, कहानी मैंने आपको क्या सुनाई है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में डालते हो तो वो ऑब्जेक्ट अंदर आके लिक्विड को साइड में कर देता है और लिक्विड को गुस्सा आ जाता है, लिक्विड को पसंद नहीं आता, तो लिक्विड बोलता है कि चल बाहर। और चल बाहर के केस में वो उसके ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा? अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स। तो बेटा टॉपिक है आपका बायंसी, तो इसको नोट डाउन करते हैं अभी हम। अरे पूरा समझने के बाद, मजे लेने के बाद, एग्जाम्पल्स के साथ, तब आता है उसको लिखने का मजा। बायंसी, बायंसी whenever an object is immersed in a liquid, comma, the liquid applies an upward force और अप थ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में इमर्स करोगे, वो लिक्विड अप्लाई करेगा अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस फिनोमिना is called as buoyancy and upward force is called as buoyant force। तो अब हुआ क्या, मेरे पास ये एक बकेट था, इसको मैं डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ जरा, लाइक दिस, दिस एंड दिस, ठीक है जी, ओके। तो इसमें ये डाला हुआ मैंने लिक्विड, अब मेरे पास पड़ा है एक ऑब्जेक्ट ऐसे, और इसको मैंने डाला इसमें, फिर होगा क्या, और
इसका जो है वेट तो नीचे को ही लग रहा है और इसको उठा के मैंने इसमें डाल दिया, तो इसके बाद होगा क्या, लाइक दिस, ऐसे, तो इधर अंदर आ गया, तो इसका इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगेगी, अपवर्ड फोर्स, और इसका वेट तो नीचे लग ही रहा है W, और ये अप थ्रस्ट है इसके ऊपर जो लग रहा है, और यही हमारी क्या होती है, बायंट फोर्स। समझ में आ रही है बात? तो आपको एक बात आ गई समझ में कि यहां पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में या लिक्विड में जाता है तो लड़ाई किन दो चीजों में स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई है जी बायंट फोर्स में जो कि ऊपर लगती है, और वेट में जो कि नीचे लग रहा है। अब आ जाओ शुरू में मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताई थी कि एक आयरन का नेल छोटा सा होता है पर वो पानी में डूब जाता है, पर जो आपका कॉर्क बॉल होती है वो फ्लोट करती है, तैरती है। अब आप समझ रहे हो कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा? अगर तो आपका वेट ज्यादा है लगने वाली बाइंड फोर्स से तो चीज नीचे पहुंच जाएगी और वो सिंक कर जाएगी, बट अगर आपका वेट और बाइंड फोर्स इक्वल हो जाए तो वो सिंक नहीं करेगी, वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो बायंसी अब आपको समझ में आ गया है एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक ऑब्जेक्ट जिसको आपने लिक्विड में इमर्स किया है वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको बायंड फोर्स बोलते हैं, और ये हर ऑब्जेक्ट के साथ होगा जिसको आप लिक्विड में डालोगे। सो दैट मींस लिक्विड में डालते ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो जीत गई उस हिसाब से वो काम करेगा। अगर तो वेट जो कि नीचे लग रहा है ज्यादा है बाइंड फोर्स लगने से, बाइंड फोर्स के कंपैरिजन में तो वेट ज्यादा है तो बॉडी सिंक कर जाएगी, नीचे चली जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो बॉडी ऊपर आके कहीं ना कहीं बैलेंस होके तैरना स्टार्ट करेगी, फ्लोट करना स्टार्ट करेगी। ये बात आई समझ में? तो और ये जो सिंकिंग और फ्लोटेशन वाला है ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यू जस्ट राइट इट डाउन। अब हमने यहाँ पे बायंट फोर्स की बात करी तो इसका मतलब है जो बायंट फोर्स है, एक बात आप याद रखना, बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ रहे हो? लिक्विड जिसमें आपने इसको डाला, ये वाला लिक्विड अगर वाटर है तो वो उसके ऊपर अलग बाइंड फोर्स लगाएगा। अगर आपने इसमें मरकरी भर दिया, मरकरी तो बहुत हैवी होता है वाटर से, तो मरकरी अलग बाइंड फोर्स लगाएगा। अगर कैरोसिन डाला तो अलग बाइंड फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब है यहां पर जिस लिक्विड में आपने इस बॉल को या ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो डिसाइड करती है कि उसके ऊपर कितनी बाइंड फोर्स लगेगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जस्ट राइट इट डाउन। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है। ओके, अब नेक्स्ट है एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की थी, एक कॉर्क बॉल की और एक आयरन नेल की। कॉर्क बॉल एंड आयरन नेल, इसके बारे में बात करते हैं अब हम। तो यहां पे भी हमने डिस्कस करना है वाई ऑब्जेक्ट्स सिंक और फ्लोट व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब हमने इस चीज को समझने के लिए कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी चीज सिंक करेगी, इसको समझने के लिए हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए। एक लिया मैंने कॉर्क का छोटा सा पीस और एक लिया मैंने आयरन का नेल, आयरन नेल और कॉर्क।
when a piece of cork and iron nail are placed on surface of water, then cork floats while nail sinks. तो अगर मैं यहां पे दो डायग्राम्स को ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, एक में कॉर्क का पीस डालेंगे, ऐसे, तो कॉर्क का जो पीस है बेटा वो ऐसे यहां पे फ्लोट करेगा, पर यहां पर जो मैंने साथ ही बीकर में आयरन नेल को डाला, वो जो आयरन का नेल है ऐसे है, जो आयरन नेल वो तो पहुंच गया नीचे और वो क्या कर गया, सिंक। कॉर्क और ये है आपका आयरन नेल। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आपको एक बात तो पता है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वाटर में या किसी फ्लूइड में या किसी लिक्विड में डालता हूं तो वो उसके ऊपर क्या लगाता है, बाइंड फोर्स। सो दैट मीन्स इस कॉर्क के ऊपर क्या लग रही है, एक बाइंड फोर्स लग रही है, FB बोल दें उसको, फेसबुक नहीं है ये, बाइंड फोर्स है। और यहां पर भी एक बाइंड फोर्स लग रही है इसके ऊपर एक। दूसरी बात, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है W, इसका भी वेट एक्ट कर रहा है नीचे W। अब सिचुएशन तो दोनों में सेम है, पर डिफरेंस किस चीज का है? यहां पर वेट ऑफ कॉर्क को WC लिख लेते हैं, वेट ऑफ नेल को WN लिख लेते हैं। तो या इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों कंफ्यूज होना। तो अब क्या है यहां पे कि यहां पे ये ऐसा क्यों है, पहले इसकी बात करते हैं। यहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि वेट इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स। और यहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वेट है दैट इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स। और ये आपकी जो होती है, ये किस कंडीशन में होती है? ये आपकी इक्विलिब्रियम। आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं नेट जीरो हो जाए। तो ये जो कॉर्क है इस सिचुएशन में जब है तो उस केस में लगने वाली बाइंड फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल है। और यहां पर वेट और बाइंड फोर्स, इनमें वेट जो है वो बाइंड फोर्स से ज्यादा है। सो दैट मीन्स जब इस कॉर्क को मैं बाहर से लेकर आया हूंगा, जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि मैं बॉल को ऐसे लेके आया, ऐसे ही मैं कॉर्क को लेके आया। कॉर्क को जैसे ही मैं नीचे लेके गया मैं यहां तक ले गया उसको। और जब मैं यहां तक ले गया, इसको मैं बोल देता हूं पोजीशन 1, और यहां पे मैं बोल देता हूं कॉर्क जो है ये है उसकी पोजीशन 2। तो पोजीशन 1 में तो W और FB इक्वल है, और पोजीशन 2 की अगर बात करें तो उस केस में यहां तक मैं उसको कैसे लेकर गया? अपना हाथ यूज करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। पर यहां पे ले जाकर मैंने अपना हाथ हटा लिया, और जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो यहां पर बाइंड फोर्स ज्यादा हो गई और वेट कम है, तो वो उसको ऊपर लेके जाएगी। कहां तक लेके जाएगी? जहां पर जाके बाइंड फोर्स वेट के इक्वल ना हो जाए। तो पोजीशन 2 में जो बाइंड फोर्स है
वो ज्यादा है वेट ऑफ कॉर्क के। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, व्हेन कॉर्क इज टेकन इनसाइड द लिक्विड with the help of external force, and when this external force is removed, bind force FB becomes more than W, and cork moves up till the point where FB is equal to W। तो कॉर्क के केस में जब आप उसको बाहर से उठा के अंदर लेकर आए तो उस केस में अपथ्रस्ट उसके ऊपर ज्यादा लगा, तभी वो ऊपर जाके यहां पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया और फ्लोट करने लग गया। यहां पर जो वेट था वो अपथ्रस्ट से ऑलरेडी ज्यादा था। यहां पे व्हेन iron nail is placed on surface of water, comma, it sinks because weight of nail is more than upthrust acting on it। बेटा फिर से समझ लो, मैं कॉर्क की बॉल को बाहर से ऐसे अंदर तक लेकर आया, यहां पे आके मैंने अपना हाथ हटा दिया, अंदर तक मैं तभी लेके आ पाया क्योंकि मैंने अपना फोर्स एक्स्ट्रा लगाई हुई थी। अगर आप ऐसे ड्रॉप कर दोगे ना कॉर्क को तो वो इसी सिचुएशन में शुरू में ही आ जाएगी, पर आप तो बाहर से लेके आ रहे हो उसको ऐसे ऐसे ऐसे, यहां तक जब आप लेकर आए उसको और आपने अपना हाथ हटा दिया, जैसे आपने अपना हाथ हटाया तो इसके ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स उस टाइम पे ज्यादा थी और वेट कम था, तो बाइंड फोर्स इसको कहां लेके जाएगी, ऊपर। कहां तक जाएगा ये, जहां तक दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना हो जाए, और उसको बोलते हैं फ्लोट। और यहाँ पे तो शुरू से ही जो वेट था वो बाइंड फोर्स से जो था वो क्या था, ज्यादा था। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि बाइंड फोर्स कितनी लगेगी ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे या फ्लूइड पे जिसमें आपने उसको इमर्स किया है। समझ में आई बात। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये मेरा वाटर था, यहां पे मैं क्या लेके चल रहा हूं, दिस इज माय वाटर, यहां पर भी मेरा क्या है, ये वाटर। तो यहां पे वाटर की डेंसिटी और आयरन और कॉर्क की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं। तो यहां पे मैं वो पॉइंट्स लिखने वाला हूं अब जो इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क is less than density of water, so upthrust is more than weight of cork। अपथ्रस्ट कितना लगेगा ये किस पे डिसाइड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि यहां पे वाटर है वो कॉर्क से ज्यादा है, इसका मतलब अपथ्रस्ट तो ज्यादा ही लगेगा। समझ में आ रही है बात। देखो लिक्विड की डेंसिटी बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट डिसाइड करती है, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसका वेट डिसाइड करती है। फिर से सुन लो, लिक्विड की डेंसिटी बाइंड फोर्स डिसाइड करती है जिसको मैं अपथ्रस्ट भी बोलता हूं, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उसका वेट डिसाइड करती है। अब मुझे पता है जो डेंसिटी है मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे जो कॉर्क है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, तो मतलब डेंसिटी ऑफ कॉर्क ने क्या डिसाइड किया, उसका वेट,
और डेंसिटी ऑफ वाटर ने क्या डिसाइड किया, लगने वाला बाइंड फोर्स। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इस केस में ज्यादा है तो इसीलिए बाइंड फोर्स ज्यादा और वेट कम है। यहां पे दूसरे केस में डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर देन density of water, so upthrust is less than weight of nail, so nail sinks। और फिर से समझो, डेंसिटी ऑफ नेल क्या डिसाइड करेगी, नेल का वेट। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या डिसाइड करेगा, उसके ऊपर लगने वाला बाइंड फोर्स। अब इन दोनों डेंसिटीज में से ज्यादा किसकी डेंसिटी है, नेल की। अगर डेंसिटी ऑफ नेल ज्यादा है दैट मींस नेल का वेट ज्यादा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कम है दैट मींस बाइंड फोर्स कम है। तो अगर वेट और बाइंड फोर्स में से वेट ज्यादा हो जाए, बाइंड फोर्स कम हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिंक करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यू इन अ वेरी सरल वे नाउ। तो दिस इज फ्लोटिंग, दिस इज बेसिकली योर यू कैन से सिंकिंग। तो अगर मैं फ्लोटेशन की बात करूं तो फ्लोटेशन की जो बेटा नॉर्मल कंडीशन होती है वो तो यही होती है कि वेट और बाइंड फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बट अगर आप ऑब्जेक्ट को बाहर से एक्सटर्नली फोर्स लगा के अंदर तक लेकर जाओगे और हाथ को हटाओगे, उस टाइम पे बाइंड फोर्स जो है वो वेट से ज्यादा होती है। नॉर्मली वो एक दूसरे के, जब आप उसको फ्लोट करते हुए देख रहे हो ना कि ये तैर रहा है, जब आप किसी चीज को बोलते हो कि ये तैर रही है, उस टाइम पे ये है वेट और बाइंड फोर्स इक्वल है। पर जब आप जबरदस्ती अंदर ले गए उसको, फिर आपने हाथ हटा लिया, तो उस टाइम पे बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और वो कहां तक उसको लेके आएगी, जब तक ये ना हो जाए। बाइंड फोर्स कितनी लगेगी, वो लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी डिसाइड करेगी। वेट कितना लगेगा, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिसाइड करेगी। तो ये समझ में आया आपको, कौन कब फ्लोट करेगा, कौन सिंक करेगा। इसको लिखो जरा जल्दी से। ओके, तो अब इसको मैं 2 पॉइंट्स में सम अप कर सकता हूं कि कौन कब सिंक करेगा, कौन कब फ्लोट करेगा। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। तो यहां पे मैं उन पॉइंट्स को लिख देता हूं। हेंस व्हेन density of object is less than the density of liquid, then object floats on liquid। When density of object is more than the density of liquid, comma, then object sinks in liquid। तो पूरी जो डिस्कशन हमने करी है उसको 2 पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हो। अगर तो आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जैसे कि कॉर्क के केस में था, डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो क्या करेगा, उसमें फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मोर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जैसे नेल के केस में था, डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो चीज क्या कर जाएगी, उसमें सिंक कर जाएगी। जस्ट राइट इट डाउन। Okay, I hope now this buoyancy concept is clear to you because it is really very important concept। बहुत important concept है फिजिक्स का, आगे जाके इसी पे चीजें आगे बिल्डअप होती हैं। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाएगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ सरल वे। जस्ट मेंटेन दीज प्रॉपर नोट्स। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जस्ट आस्क मी, बिकॉज ये चीजें जो हैं इतना क्लियरली आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार इसको नॉर्मली ऐसे ही बच्चों को करवा दिया जाता है टॉपिक, और बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं बच्चों के माइंड में। सो आई हैव ट्राइड कि इस लेवल पे जितना आपको पता होना चाहिए उतना पता हो, और आपको कोई डाउट ना रहे इस बायनेंसी वाले टॉपिक में। नेक्स्ट जो है
वो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट टिल देन जस्ट कीप रिवाइजिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.